नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में टेस्ट लेकर से लाए हैं। तो आज का जो सेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही रक्षाबंधन की आपको बहुत शुभकामनाएं। और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसके अनुसार जो व्यवसाय का स्वामी है वो अगर कोई एसेट्स लाता है या फिर कोई केस लाता है, ठीक है, तो वो व्यवसाय की कैपिटल मानी जाती है, पूंजी मानी जाती है और उस सीमा तक वह व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के द्वारा जो व्यवसाय स्वामी के द्वारा पूंजी लाई जाती है उस सीमा तक वो व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है? मुद्रा मापन अवधारणा ये कहती है कि हर व्यवहार का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ऐसे व्यवहारों का ट्रांजैक्शन करना चाहिए। द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है और लेखांकन जो समीकरण है वह द्विपक्षीय अवधारणा के अवधारणा के अनुसार ही लिखा जाता है, जिसमें एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है। निरंतरता की अवधारणा कहती है कि व्यवसाय गोइंग कंसर्न, व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। ठीक है। और पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहती है कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो उसके द्वारा लाई गई कैपिटल, जो लाई गई कैपिटल है वहाँ तक वो व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। ठीक है। तो ये इस अवधारणा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं कि स्वामी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। यानी कि स्वामी अलग हैं और व्यवसाय में जो व्यवसाय चल रहा है वो अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर वो उसका भी लेनदार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में लाई गई राशि से क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में ही अंदाजा हो गया है कि उसे क्या कहेंगे। ठीक है। तो वो कहलाती हैं उसकी कैपिटल। वो क्या कहलाती हैं? कैपिटल कहलाती हैं। जो भी व्यवसाय में लाई जाती हैं, चाहे वो एसेट्स हो, केस हो, ठीक है, वो उसके द्वारा जो लाई जाती है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। बिजनेस की क्या कहलाती हैं? कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन है जर्नल का प्रयोग। ठीक है। अब ऑप्शन है आपके सामने, त्रुटियों को समाप्त करना, लेन देनों का वर्गीकरण करना, समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करना, ठीक है, और कार्य का विभाजन करना। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो गया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करना क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। जर्नल में आपको सभी लेन देन होते हैं उनको एक स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फर्नीचर खरीदा है और चेक से भुगतान किया है तो प्रविष्टि क्या होगी? ठीक है। तो क्या होगी आपको सभी को पता है। यदि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और भुगतान कर रहे हैं चेक से तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था कि जो एसेट्स व्यवसाय में आती है उसको डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पर एसेट्स हैं फर्नीचर आ रही हैं उसको डेबिट करेंगे और जो एसेट्स अपने व्यवसाय से जा रही हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक यानी कि चेक से भुगतान हो रहा है तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से कौन सी सहायक पुस्तक नहीं है? निम्न में से कौन सी सहायक पुस्तक नहीं है? क्रय पुस्तक भी है, विक्रय पुस्तक भी है, क्रय वापसी बही है, लागत पुस्तिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक कपड़े के व्यापारी ने 450 रुपये नगद कपड़ा खरीद किया और उसे दान में दे दिया। तो दान में देने वाले के लिए व्यवहार लिखा जाएगा। ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, किस बुक में लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्रय बही में क्या लिखा जाता है? क्रय बही में उधार खरीदा हुआ ही माल का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। केस बुक में क्या किया जाता है? केस रिकॉर्ड ही लिखा जाता है, वो गुड्स रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। और परचेज रिटर्न अगर हो रहा है तो उसको परचेज रिटर्न बुक में
लिखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई रिकॉर्ड आता है, ठीक है, सेल्स का आएगा तो सेल्स बुक में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड आता है तो उसको जर्नल, मुख्य जर्नल यानी कि जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ठीक है। यदि आपको पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर पता नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आर्थिक स्थिति का ज्ञान सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूंजीगत, वस्तुगत और आयगत मदों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। लाभ हानि का ज्ञात करने के लिए ये जरूरी नहीं, ठीक है। केवल औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए ये भी जरूरी नहीं, केवल औपचारिकताएं नहीं, अपने सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पूंजीगत और आयगत का मदों का अंतर याद होना चाहिए। आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए भी, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान करने के लिए हमें पूंजीगत और आयगत मदों का अंतर याद होना आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक लेन देनों में हुए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात की जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्या बनाया जाए आप जिससे हमें व्यवसाय की शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ पता चले, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें क्या चलता है पता, इससे चलता है पता ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैश प्रवाह विवरण से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कौन सी कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है, ठीक है। बिजनेस का कैश फ्लो कितना है, यानी कि बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कितनी है, ठीक है। और लाभ हानि से हमें ये पता चलता है कि व्यवसाय में शुद्ध लाभ या हानि कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कोष प्रवाह विवरण से हमें फंड का पता चलता है कि कौन सा फंड हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। संदिग्ध दायित्व को दिखाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि जो संदिग्ध दायित्व हैं उन्हें कहाँ पर दिखाया जाना चाहिए। लाभ हानि खाते में दिखाना चाहिए, या स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाना चाहिए, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, स्थिति विवरण के फुटनोट के रूप में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो संदिग्ध दायित्व है, ठीक है, उसको कहाँ पर दिखाना चाहिए, फुटनोट के रूप में स्थिति विवरण होता है, उसके फुटनोट पर दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 दिसंबर 1997 में एक मशीन पर घटती हुई किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाया गया है और वो हो जाता है 7200, ठीक है। 7200 हो जाता है तो हास की दर 10%, ठीक है। तो 1 जनवरी 1996 में कर्रे की गई थी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1996 में कर्रे की गई थी और उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है 10%, ठीक है। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा, फाइनली 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा, तो वो एसेट्स कितने की होगी, ठीक है, वो एसेट्स कितने की होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 7200 है, ये है अपने पास में 90 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब इसको 100 की वैल्यू बना देंगे तो डेप्रिसिएशन के लगने के पहले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और ये 80 टाइम कट जाएगा और ये हो जाएगा 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 80,000 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो एसेट्स के डेप्रिसिएशन लगने से पहले, यानी कि मशीन 1 जनवरी 1996 को खरीदी गई थी, उस समय कितने की थी, 80,000 रुपये की थी, ठीक है, 80,000 रुपये की थी। अब 80,000 रुपये की थी तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देना है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 72,000, ठीक है, 72,000 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अशुद्धि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्टा तीनों को प्रभावित करता है, ठीक है। लाभ हानि खाता भी को प्रभावित होगा, व्यापार खाता प्रभावित होगा और चिट्टा तीनों प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, यदि देय बट्टे की राशि 200 रुपये बट्टे खाते में जमा पक्ष में लिख दी जाती है। दूसरा है आवक गाड़ी भाड़े की राशि 500 रुपये जावक भाड़े में लिख दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राकेश ने 1000 रुपये का माल खरीदा है किंतु उसे
विक्रय व्यय में लिख दिया गया है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 है कि व्यापार का जो स्वामी है उसने 500 रुपये का माल निजी प्रयोग हेतु व्यापार से निकाला, लेकिन उसे व्यापारिक व्यय खो खाते में लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि ऐसा व्यापार का स्वामी है उसने 500 रुपये का माल, ठीक है, निजी प्रयोग में हेतु व्यापार से निकाला, लेकिन उसको व्यापारिक व्यय के रूप में लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये केवल किसको, लाभ हानि खाते को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रभावित होगा, और फाइनली उसको अगर ड्राइंग्स में नहीं लिखा जाएगा तो बैलेंस शीट को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उन्हें सी को साझेदार में प्रवेश दिया। ठीक है, भविष्य में साझेदारी समान अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे। ठीक है, तो लाभ के अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, लाभ के अनुपात की गणना कीजिए। भविष्य में क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स यानी कि गेनिंग रेशो हमें पता करना है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो भविष्य में क्या होगा, ये सेम प्रोसेस होगी, तो लाभ के अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बता देते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 7:1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यह्रास की वार्षिक वृद्धि विधि का सूत्र क्या है। वार्षिक वृद्धि विधि का सूत्र है, वार्षिक वृद्धि विधि ऑप्शन नंबर 1 राइट है, -1 -100/100 प्लस r स्क्वायर n अपॉन r/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसका है, वार्षिक वृद्धि विधि से मूल्यह्रास निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साझेदार के विघटन पर हानियों का सबसे पहले चुकाई जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चुकाई जाती है लाभों में से, साझेदार के ऋणों में से, साझेदार की पूंजी में से, साझेदारों के निजी साधनों के लाभ अनुपात में से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले लाभों में से चेक किया जाता है। लाभों में से उसके विघटन होता है, तो हानियों को कहाँ से निकालेंगे, लाभों में से निकालेंगे। सबसे पहले उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है उसमें से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली परंतु आय व्यय खाते में नहीं दिखाई जाने वाली मद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन दे रखा है सामने ही, आजीवन सदस्य शुल्क, आजीवन सदस्य शुल्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, चालू वर्ष में आय और व्यय के खाते तथा चिट्ठा दोनों में ही दिखाई जाने वाली मद हैं। ठीक है, तो दोनों में ही दिखाई जाने वाली मद कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 चालू खाते में बकाया चंदा। ठीक है, चालू खाते में बकाया चंदा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। ठीक है, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं तो अवधि के दौरान निर्गमित किए गए किंतु प्रस्तुत न किए गए चेकों को, ठीक है, क्या करना चाहिए, वापस समझिए क्वेश्चन क्या है। जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा है लेकिन आप रोकड़ बही के डेबिट शेष पर चलते हैं, ठीक है, और अवधि के दौरान निर्गमित किए गए किंतु निर्गमित तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो चेकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, निर्गमित कर दिया है लेकिन प्रस्तुत नहीं किया है। ठीक है, अब आपके पास डेबिट बैलेंस है रोकड़ का, ठीक है, रोकड़ का डेबिट बैलेंस है, और यहाँ से क्या हो गया है, पासबुक और केस यानी कि रोकड़ बही उनका बैलेंस चेक होना कर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो अगर निर्गमित कर दिया है तो उसको जोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रस्तुत नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्लब में भवन निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का दान इकट्ठा किया है और
क्लब के पुस्तकों में इस राशि को दिखाया जाना चाहिए। अब 1 लाख रुपए की राशि है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की राशि है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, तो इसको केवल आय व्यय की जगह नहीं, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो दायित्व पक्ष में, क्योंकि बड़ी रकम जब भी आती है उसको दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, एक तरह कैपिटल की तरह ट्रीट की जाती है। परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में सम्मिलित है। अब परिणामी जो बीमा पॉलिसी है उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। अब क्या सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है ऑप्शन नंबर 3 लाभ की हानि। लाभ की हानि भी सम्मिलित है, स्टॉक की हानि, स्थायी संपत्तियों की हानि और लाभ की हानि सम्मिलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1 मार्च 2010 को दीपक ने 3 माह के लिए एक बिल शिव प्रकाश को लिखा और शिव प्रकाश कौन सी देय तिथि को भुगतान करेगा, ठीक है। अब 1 मार्च 2010 को दीपक पर एक बिल लिख रहा है और 3 माह के लिए, ठीक है। अब मार्च से आपको 3 महीने जोड़ने हैं, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो 4 जून, 1 जून हो जाएगा, तो 3 दिन अनुग्रह दिन के जोड़े जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 जून, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिमय विपत्र खाता कौन सा होता है। विनिमय विपत्र खाता कौन सा होता है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक खाता होता है, ठीक है। वास्तविक खाता ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया है। लेखांकन प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर लेखांकन प्रक्रिया है, तो लेखांकन प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहचान करेंगे, प्रविष्टि करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, संक्षिप्तीकरण करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है, ठीक है। पहचान करेंगे, प्रविष्टिकरण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और संक्षिप्तीकरण कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन। वह बही जिसमें समस्त खाते खोले जाते हैं, वह बही जिसमें समस्त खाते खोले जाते हैं वह है, ठीक है, वो है खाता बही, लेजर बनाया जाता है। समस्त खाते खोले जाते हैं, लेजर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। बैंक स्तरीय रोकड़ बही में लेखा किया जाता है, ठीक है। नगद संबंधी लेन देनों को, बैंक संबंधी लेन देनों को, नगद छूट संबंधी लेन देनों को, नगद बैंक संबंधी लेन देनों को, ठीक है, नगद बैंक संबंधी लेन देनों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नगद और बैंक संबंधी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बैंक कॉलम इस तरह रोकड़ बही में, ठीक है। रोकड़ बही में बैंक खाते को जमा शेष बताता है। बैंक का जो जमा शेष है, रोकड़ बही का जमा शेष है, वो क्या बताता है। बैंक की जमा रोकड़, बैंक के कार्यालय से निकाली गई रोकड़, बैंक में जमा से अधिक निकाली गई रोकड़ और बैंक से निजी खर्च के लिए निकाली गई रोकड़, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है बैंक से जमा से अधिक निकाली गई, यानी कि बैंक का ओवरड्राफ्ट दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है उद्यमिता आधारित है। उद्यमिता आधारित है, ऑप्शन 1 है जोखिम पर, नवाचार पर, दोनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों पर, जोखिम भी होता है और एक नवाचार भी होता है, ठीक है। विज्ञापन कंपनी की रणनीति का हिस्सा है, विज्ञापन कंपनी की रणनीति का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रवर्तन रणनीति का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से सही है, निम्न में से सही है व्यापार वाणिज्य का अंग है, व्यवसाय व्यापार का अंग है, वाणिज्य व्यापार का अंग है और व्यापार और वाणिज्य अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, और ये है व्यापार वाणिज्य का अंग है, ठीक है। और व्यापार और वाणिज्य किस में शामिल किए जाते हैं, व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य का अंग है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 की। पारस्परिक सहायता है द्वारा स्वयं की सहायता यह किस संगठन का मुख्य आदर्श है, ठीक है। पारस्परिक सहायता, ठीक है, तो ये किस
व्यवसायी संगठन का मुख्य आदर्श है? यह है सहकारी संगठन का, सहकारी संगठन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा, मोटर बीमा, जीवन बीमा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो जीवन बीमा यानी कि LIC क्षतिपूर्ति सिद्धांत को लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। ऑटोमोबाइल द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा? वायु प्रदूषण 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रारंभिक प्रसविदा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं समामेलन से पहले, समामेलन के उपरांत, परंतु पूंजी अभिदान से पूर्व, समामेलन के उपरांत परंतु व्यापार प्रारंभ से पूर्व, व्यापार प्रारंभ करने के उपरांत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समामेलन के पहले, समामेलन के पहले। प्रारंभिक संविदा पर हस्ताक्षर कब किए जाते हैं? समामेलन से पहले। ठीक है, व्यावसायिक वित्त के बाह्य स्रोत है, व्यावसायिक जो व्यावसायिक वित्त हैं उसके बाह्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो यहाँ है व्यवसाय जो व्यापार का शाख है वो व्यवसाय का बाह्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 34 लघु व्यवसाय की प्रमुख समस्या है, लघु व्यवसाय की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बिल जो बिना प्रतिफल के लिखा जाता है और स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एक बिल जो बिना प्रतिफल के लिखा जाता है और स्वीकार किया जाता है वो कौन सा बिल कहलाता है? ठीक है, वो कहलाता है सहायतार्थ बिल, जो सहायता के लिए लिखा जाता है ऐसा बिल बिना प्रतिफल के और स्वीकार किया जाता है वो सहायतार्थ बिल कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत करने की सीमा कितनी है? शिकायत करने की सीमा कितनी है? तो वो है 2 वर्ष। 2 वर्ष तक आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष यहाँ पर है। निम्न में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है? स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आंतरिक विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्रतिनियुक्ति। ठीक है, प्रतिनियुक्ति ये क्या है? आंतरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी स्थानांतरण, पदोन्नति, आंतरिक विज्ञापन ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 38 समन्वय प्रबंधन का सार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समन्वय प्रबंधन का सार है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रबंधन का सार क्या है, प्रबंधन का सार किसे कहते हैं। ठीक है, और समन्वय प्रबंधन का सार है यह कथन किसने कहा है? इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, लगभग मैंने इस क्वेश्चन को लगभग सभी परीक्षाओं में देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है और बार बार स्टूडेंट यहाँ पर इसकी गलती कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क करके चलिए, परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, छपने वाला है, बिल्कुल परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और याद रखना है, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है बिल्कुल लास्ट तक। ये किसने लिखा है? ये किसने कहा है? कुट्स एंड ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये है समन्वय प्रबंधन का सार है, समन्वय प्रबंधन का सार है, रट लीजिए, बिल्कुल ये परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 39 ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें खुदरा विज्ञापन, व्यापार विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन और प्रदर्शन विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको? ये क्वेश्चन का जो व्यापार है, व्यवसाय के अन्य व्यवसाय के निर्देश के लिए जो विज्ञापन होते हैं उसे व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी है। ठीक है, शिकायत निवारण एजेंसी कौन सी है? जिला उपभोक्ता फोरम है, राज्य कमीशन है, राष्ट्रीय कमीशन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, सभी कुछ है। ठीक है, जिला स्तर पर आप जिला उपभोक्ता मंच पर जा सकते हैं, राज्य स्तर पर राज्य मंच पर जा सकते हैं, और राष्ट्रीय मंच पर उपभोक्ता की अपील कर सकते हैं। 41वां क्वेश्चन है प्रबंधन की मुख्य विशेषता है। प्रबंधन की मुख्य विशेषता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, उपरोक्त सभी। तो आपको अंदाजा लग गया होगा क्या आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रबंधन के संबंध में सभी विशेषताएं प्रबंधन की हैं। ठीक है, प्रबंधन क्या है? अमूर्त शक्ति है, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि गतिशील कार्य है, और सामूहिक क्रिया है। ठीक है, अकेला व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकता है, सभी का सामूहिक रूप से प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 42वां क्वेश्चन है प्रबंधन की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता हैं। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वेदता, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना किसने की है? साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की है टेलर के द्वारा। टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की है टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। व्यवसायिक पर्यावरण के भाग हैं आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्तियाँ, तकनीकी शक्तियाँ, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45वां क्वेश्चन है केवल उच्च अधिकारी स्तर पर अधिकार संकेंद्रित होना कहलाता है। ठीक है, आंतरिकरण, विकेंद्रीकरण, विभागीकरण, केंद्रीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये है केंद्रीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन निर्देशन के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। निर्देशन के प्रमुख आवश्यक तत्व कौन से हैं? पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाता है उपरोक्त सभी। प्रबंधन क्रिया के कार्यात्मक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। ठीक है, अंतिम कड़ी किसे माना जाता है? प्रबंधन क्रियाओं की कार्यात्मक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। ठीक है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो अंतिम कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? नियंत्रण को, कंट्रोल को। ठीक है, यदि कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, अंतिम रूप से कंट्रोल यहाँ पर प्रबंधन क्रियात्मक कार्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 वित्तीय बाजार का प्रमुख कार्य है बचतों के गतिशील बनाना, मूल्य खोज को सुसाध्य बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन है एक व्यापारिक बिल बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो एक व्यापारिक बिल जो बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वाणिज्यिक बिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन सा तत्व विपणन का नहीं है? उत्पादन है, मूल्य है, स्थान भी है, उत्पादक नहीं है। ठीक है, विपणन का उत्पादक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटिंग से, और ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है कंपनी अंकेक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त है। कंपनी अंकेक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशक मंडल की सभा में उपस्थित होने का अधिकार, जिस कंपनी का अंकेक्षण किया जा रहा है उसका लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, कंपनी निर्देशक को हटाने का अधिकार। ठीक है, तो जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर 3 सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। तो कंपनी के अंकेक्षक को यहाँ पर सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का पूरा अधिकार होता है। 52वां क्वेश्चन है संपत्तियों का सत्यापन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्या नहीं है? ठीक है, संपत्ति के मूल्य की जांच, संपत्ति के बाजार में उपलब्धता की जांच, संपत्ति के विद्यमानता की जांच, संपत्तियों के स्वामित्व एवं
स्वलभ की जांच। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्तियों के बाजार में उपलब्धता की जांच को नहीं जांचा जाता है। ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, बाजार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 53, निम्न में से कौन सा अंकेक्षक का प्रकार नहीं है? स्वास्थ्य अंकेक्षक, अंतरिम अंकेक्षक, कार्यकुशलतात्मक अंकेक्षक, औचित्य अंकेक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य अंकेक्षक नहीं होता है, बाकी आंतरिक अंकेक्षक भी होता है, कार्यकुशलता जो कार्यकुशलता भी चेक करता है, औपचारिक अंकेक्षक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य अंकेक्षक अंकेक्षण नहीं होता है। चालू अंकेक्षण से तात्पर्य है, चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? खाता बही में खतौनी करने के पश्चात अंकेक्षण, अंतिम खाते अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण, अंतिम खाते तैयार होने के पश्चात अंकेक्षण, तलपट बनाने के पश्चात अंकेक्षण। तो चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? तो अंतिम खाते बनाने से पूर्व अंकेक्षण। ठीक है, अंतिम खाते बनाने से पूर्व अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है 55, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है? मानक अंकेक्षण व्यवहार समिति, अंकेक्षण तथा आश्वासन व्यवहार समिति, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंकेक्षण व्यवहार समिति का नाम परिवर्तन क्या कर दिया है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 आप कंफ्यूज करने वाले हैं, और यह दोनों ही आपके परीक्षा में मिलने वाले हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वापस देख लीजिए, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। ठीक है, व्यवहार से लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्या है? अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन से केस में कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है लंदन एंड जनरल बैंक केस में 1895। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और चिट्ठा अंकेक्षक के लेखों का अंकेक्षक किया जाता है। ठीक है, अब चिट्ठा अंकेक्षण में लेखों का अंकेक्षण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है वो है या तो अर्धवार्षिक या वार्षिक अंकेक्षण। ठीक है, चिट्ठा का बजट बनाया जाता है या तो अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है। तो कंपनी का जो आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है आपको याद रखना है, यह है मैनेजमेंट का कार्य। ठीक है, तो प्रबंध के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण के कार्य पत्रों में शामिल नहीं है? ठीक है, अंकेक्षण नियमावली, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यविधि, अंकेक्षण नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आपको कार्यक्रम बनाना है और अंकेक्षण नोटबुक बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, प्रमाणक में अंकेक्षण सत्यापन करता है। ठीक है, प्रमाणक में अंकेक्षण सत्यापन करता है, लेन देनों का अधिकार एवं प्रमाणीकरण दोनों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लेन देनों का अधिकार एवं प्रमाणिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये हमने आज 60 क्वेश्चन करे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन। और जो भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।